আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनी दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कटार और श्रीनगर से 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेन दिन में 2 बार चला करेंगी। चेनाब रेल ब्रिज भारत के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेनाब ब्रिज साइट के लिए अपना यात्रा फिर से शुरू किया। वहां उन्होंने पुल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह संपर्क कश्मीर की गतिशीलता को बदल देगा, समृद्धि लाएगा और कश्मीर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाएगा। ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच। उल्लेखनीय है कि चेनाब ब्रिज पेरिस के आईफल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इस पुल के जरिए कश्मीर ने शेष भारत से रेल संपर्क स्थापित कर लिया है। चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में कुल 17 पिलर्स है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 1484 करोड़ रुपए के स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज में रेल लाइन एच बिम पर खड़ा है। यह ब्रिज 1600 मीटर लंबा है। वहीं उधमपुर से श्रीनगर तक रेल लाइन प्रोजेक्ट में एक और बेहद अहम ब्रिज अंजी घाट रेल ब्रिज है। यह अंजी घाट रेल ब्रिज एक पिलर पर खड़ा है। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। इस पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। उधमपुर से श्रीनगर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के तहत इस रेल ब्रिज का निर्माण किया गया। रेलवे की योजना इस परियोजना को कंट्रोल लाइन तक विस्तार करने की है। इसी बीच इस सस्पेंशन ब्रिज को हवा में तैराने वाले केबल्स की लंबाई 82 मीटर से लेकर 295 मीटर तक की है। इन केबल की संयुक्त लंबाई 653 किलोमीटर की है। 40 केजी एक्सप्लोसिव पे इस पुल को उड़ा नहीं पाएगा। 213 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली तूफान भी पुल को हिला नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर दूर दराज के इलाकों में सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सोलर एनर्जी से रोशन होगा त्रिपुरा का राजभवन। सोलर प्लांट राजभवन कैंपस में लगाया गया है। इसका औपचारिक उद्घाटन राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने रूफ टॉप सोलर प्लांट के बटन को दबाकर किया। पहले 1 मेगावाट सोलर प्लांट के उत्पादन के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, लेकिन अब केवल 4 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होते हैं। राज्यपाल ने कहा कि सभी घरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करने की केंद्रीय योजना के तहत राजभवन में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाई गई है। ग्रीन एनर्जी के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हुए अभी केवल 10 साल पहले अगर सोचे तो एक मेगावाट प्रोड्यूस करने के लिए 18 करोड़ होता था। वो धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन देने से अभी 3-4 करोड़ में 1 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए पावर सब्सिडी देता था। जैसा सोलर एनर्जी में अगर 10 यूनिट्स की सप्लाई करे तो उसको 40 यूनिट्स
एक्स्ट्रा देते थे, जोर देते हुए आए हैं। अभी हर घर के ऊपर आप सोलर यूनिट रखो और फ्री बिल ले लो, करंट का बिल का जरूरत नहीं है। ये स्कीम हर घर बिजली सोलर घर होना और बिजली मीटर फ्री में होना, ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट लिया है। उसी हिसाब से अपने ये गवर्नर के बंगला के ऊपर भी, राजभवन गवर्नर बंगला के ऊपर भी ये हम लिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा बहुत उपयोगी हो सकती है, विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने यह भी कहा कि इस संबंध में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पूरे त्रिपुरा के हर आदमी को ये सोलर के यूटिलाइजेशन में हर घर के टॉप में लेना है, ये मेरा प्रपोजल है। और जहाँ जहाँ विलेजेस है, विलेजेस में रूफटॉप नहीं है, वहाँ अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जॉइंटली सोलर पावर कनेक्शन दे सकते हैं। एक ही जगह 2 मेगावाट 3 मेगावाट ऐसा प्रोड्यूस करके जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो उधर से उसका फायदा ले सकते हैं। और जहाँ जहाँ रिमोट विलेजेस हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी लाइंस नहीं जा सकते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वहाँ गाँव में एग्रीकल्चर के लिए भी ये प्रोग्राम हो सकता है। एग्रीकल्चर पंप सेट्स जो है, पंप सेट्स के लिए अलग पंप और अलग प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रहा है। सोलर प्लांट 30 लाख रुपए की लागत से लगाया गया, विदेशी कंपनी ने इसका पूरा बोझ उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। चुनाव आयोग ने प्रशिक्षण मतदाता सूची के लिए तैयार करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के प्रशिक्षण शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में बीएलओ सुपरवाइजर्स को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शी वोटर लिस्ट बनाने के उद्देश्य से बूथ लेवल के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ लेवल के अधिकारियों के लिए शुक्रवार को अगरतला के प्रज्ञा भवन में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। আজকে যে ট্রেনিংটা মূলত এখানে আমরা যেটা করছি সেটা হলো বিএলও সুপারভাইজার। এটা বিএলও সুপারভাইজার তাদেরকে এই কারণে করা হয় যে কমিশন এখন টার্গেট রেখেছে যেটা হলো প্রায় 1 লাখ বিএলও সুপারভাইজার ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। তো পাশাপাশি সব এখান থেকে তো বিএলও ন্যাশনাল লেভেলে করা যাবে না, যার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে আমাদের এখানে যে 3352টা পোলিং স্টেশনের মধ্যে বিএলও যারা আছেন তারাও যাতে এখানে কভার করতে পারে, সেই একটা প্রচেষ্টা আমরা করছি। যার জন্য তাদেরকে এনে এখানে প্রথম বেচ হিসাবে আমরা এখানে তাদেরকে ট্রেনিং করছি। आज के फर्स्ट ट्रेनिंग। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बीएलओ को स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के भीतर उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत कराने और उन्हें त्रुटि मुक्त मतदाता सूची सुनिश्चित करने में कुशल बनाने की योजना बनाई गई है। आईटी एप्लीकेशंस पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करते हैं। ট্রেনিংটা হলে কি সুবিধা হবে বা কি ট্রেনিং হলে অনেক কিছু আমাদের ফিল্ড লেভেলের সাথে একটা যোগাযোগের একটা প্রশ্ন মানে থাকে, যেখানে মধ্যে প্রশ্ন মানে এই যে তারাও অনেক সময় অনেক প্রশ্ন থাকে, আমরাও তাদেরকে মানে দিতে পারি না সঠিক গাইডলাইন। যদি ফেস টু ফেস হয় ট্রেনিংটা তাহলে আমরা তাদেরকে আমরা অনেক বিষয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি, তাদের কি দায়িত্ব আছে, কি করা দরকার এবং কি কি সমস্যা, এইসব ব্যাপারে আমরা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে পারি। যার জন্য এই ফেস टू फेस ट्रेनिंग এর প্রয়োজন। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव पारदर्शिता और मतदाता अनुभव बढ़ाने के लिए 21 पहल की है। एक बड़े चुनावी सुधार में और मतदाता केंद्रित प्रणाली में मतदान को और अधिक सुलभ बनाने के लिए चुनाव आयोग ने प्रति मतदाता केंद्र मतदाताओं की सीमा 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। यह आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप को स्पष्ट रूप से सीरियल और पार्ट नंबर प्रदर्शित करने के लिए फिर से डिजाइन किया गया है। वोटर फ्रेंडली एक अन्य कदम के तहत मतदाता केंद्रों के बाहर मोबाइल डिपॉजिट सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट कैंपेन बूथ को अब पोलिंग स्टेशन के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर अनुमति दी जाएगी, जो पहले 200 मीटर तक सीमित थी। चुनाव आयोग ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान बीएलओ सुपरवाइजर्स को यह सुनिश्चित किया।
वोटर लिस्ट के सटीकता में और सुधार के लिए ईसीआई अब सीधे भारत के रजिस्ट्रार जनरल से डेथ सर्टिफिकेट की जानकारी कहा कि बूथ लेवल के अधिकारी जमीनी स्तर पर जांच के माध्यम से अपडेट की पुष्टि करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि बेहतर पहचान के लिए बीएलओ को अब स्टैंडर्ड फोटो आईडी भी जारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। टिपरामौथा सुप्रीमो ने स्पष्ट किया है कि उन्हें महाराज ना संबोधित किए जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। इसी बीच राजनीतिक दल ने एडीसी के मुख्य मुद्दों को लेकर सत्तारूढ़ मौथा की भूमिका पर सवाल उठाया। जब एडीसी टिपरामौथा की सत्ताधारी पार्टी अपने पार्टी सुप्रीमो के सम्मान को लेकर बेहद चिंतित है तथा तथाकथित आंदोलन के नाम पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस सहित विभिन्न सरकारी ऑफिसेस को बंद करने तथा उचित उपाय न किए जाने पर भविष्य के सभी कार्यों को बंद करने का निर्णय लेकर पहाड़ को फिर से गरमाने की कोशिश कर रही है, तब राज्य के विपक्षी राजनीतिक दलों ने एडीसी के कामकाज को लेकर सवाल उठाया है। मौथा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक वर्ग ने पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया है क्योंकि उन्होंने प्रद्युत किशोर देबबर्मन को महाराज कहकर संबोधित नहीं किया। प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने इस घटना को देखते हुए इस मुद्दे पर बयान देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने एक बयान में कहा कि उन्हें महाराज कहकर संबोधित न किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं राजा का बेटा हूं, आप राजा नहीं मानते हैं, प्रद्योत बाबू बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे दोस्त भी मुझे प्रद्योत प्रैट्स कुछ भी करके बात करते हैं, मैं तो दिल में रहता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव अप्रैल 2021 में हुए थे। इसके अनुसार 2026 में नए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे पहले कई कार्य लंबित है जिनका वादा टिपरामौथा ने लोगों से किया था। मौजूदा सरकार में भागीदार के रूप में टिपरामौथा सत्तारूढ़ भूमिका निभा रही है, इसीलिए सरकार की विफलता और सफलता सब उन पर निर्भर करती है। ऐसे में सरकार और एडीसी संवैधानिक व्यवस्था दोनों को चलाने में मौथा की भूमिका है। एडीसी चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा किए गए सभी वादों के कार्यान्वयन पर अब सार्वजनिक चर्चा की जा रही है। बीजेपी टिपरामौथा का वादा था कि एडीसी को राज्य परिषद में बदला जाएगा, सदस्यों की संख्या मौजूदा 28 से बढ़ाकर 50 किया जाएगा और केंद्र सरकार की मदद से इसकी वित्त और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी। हालांकि इनसे कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, प्रद्युत किशोर देबबर्मन जनता के सामने यह भी नहीं बता पाए कि ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे पर उन्हें केंद्र सरकार से कितनी सहायता मिली है या इस मांग को पूरा करने के लिए अब क्या किया जा रहा है। दिल्ली में त्रिपक्षीय बैठक के बाद प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने खुद कहा था, ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने मध्यस्थ या वार्ताकार नियुक्त किया है। यह मध्यस्थ त्रिपुरा आकर स्थिति का रियलिस्टिक स्टडी करेगा और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद भारत सरकार ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे पर अलग फैसला लेगी। प्रद्युत किशोर देबबर्मन के बयान पर सरकार की कोई टिप्पणी जनता के सामने नहीं आई है। हालांकि उनके परिवार के सदस्यों को लोकसभा में भेजने के बाद प्रद्युत किशोर देबबर्मन की ओर से ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे पर काफी समय से कोई बात नहीं आई है। यद्यपि विभिन्न मुद्दों को उठाकर ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिस पर चर्चा हो, लेकिन जिस मेन एजेंडे को लेकर टिपरामौथा ने जनजातियों के समर्थन को देखते हुए एडीसी की सत्या हटाई थी, अब एक शब्द कहे तो अनावश्यक हो चुकी है। जनजातियों के बीच एडीसी प्रबंधन की कार्यकुशलता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एडीसी प्रशासन और राज्य सरकार की गाँव में रेगा परियोजनाओं और अन्य केंद्रीय सरकारी योजनाओं को लागू करने में कोई रुचि नहीं है। विलेज कमेटी में वोट्स की कमी के कारण विभिन्न के परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी ठप हो चुका है। प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से काफी बाद भी कोई फैसला नहीं निकल पा रहा है। एक तरफ राज्य सरकार की उदासीनता और दूसरी तरफ एडीसी की संचालित विफलता ने त्रिपुरा के गांवों और पहाड़ों में समस्या का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इसे देखते हुए अब एडीसी चुनाव से ठीक पहले सरकार और एडीसी निदेशकों के कामकाज को लेकर पहाड़ी में काफी चर्चा चल रही है। विपक्षी राजनीतिक दलों ने इन ज्वलंत मुद्दों पर जनजातियों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आईजीएम हॉस्पिटल के 6th फ्लोर से उतरते समय लिफ्ट बंद होने के कारण मरीज और उनके परिजन लिफ्ट में करीब 1.5 घंटे तक फंसे रहे। आरोप है कि उस समय लिफ्ट में कोई ऑपरेटर भी मौजूद नहीं था। बाद में लिफ्ट का ग्लास तोड़कर मरीज और उनके परिजनों को बाहर निकाला गया। राज्य के मेजर रेफरल हॉस्पिटल्स में से एक आईजीएम हॉस्पिटल में हुए इस घटना से स्वाभाविक रूप से हेल्थ सर्विसेज पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
ঠাকুর তো ঠাকুর জায়গাতে আছে, আমরা তো এখানে আছি। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জেরি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। ईद अल आधा के मौके पर शुक्रवार से अखाउड़ा लैंड पोर्ट्स के जरिए आयात निर्यात व्यापार को बंद कर दिया गया है। ऐसे में 9 मई से व्यापार फिर से शुरू किए जाएंगे। ईद अल आधा के अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच आयात निर्यात व्यापार स्थगित कर दिया गया है। अखाउड़ा लैंड पोर्ट के माध्यम से बांग्लादेश के साथ आयात निर्यात व्यापार शुक्रवार से स्थगित कर दिया गया है। अखाउड़ा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने न्यूज नाउ को बताया कि इस व्यापार बिंदु के माध्यम से निर्यात और आयात गतिविधियां शुक्रवार से स्थगित कर दी गई है और 9 जून को फिर से खोली जाएंगी। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए श्रीमंतपुर, बिलोनिया, ख्वाई, कोलाशहर और धर्मनगर सहित अन्य चेक पोस्ट के माध्यम से भी व्यापार बंद रहेंगे और अलग अलग दिनों में फिर से खोले जाएंगे। शनिवार से बांग्लादेश में ईद अल आधा की शुरुआत होने के कारण मेघालय में दवाई, टाम्बिल और असम में सुतरकांडी, श्योल और वेस्ट बंगाल में पेट्रोपोल, बेनापोल भी बंद रहेंगे। अगरतला अखाउड़ा इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल लैंड पोर्ट की स्थापना 2013 में की गई थी। आईसीपी अगरतला में साउथ ईस्ट एशिया के साथ भारत की कॉरिडोर का प्रवेश द्वार बनने और भारत बांग्लादेश संबंधों को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। ट्रेड, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम त्रिपुरा जिले में अगरतला, अखाउड़ा और शिपाजला डिस्ट्रिक्ट में श्रीमंतपुर में सीमा पर 2 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। अगरतला अखाउड़ा इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल लैंड पोर्ट वेस्ट बंगाल में पेट्रोपोल, बेनापोल, आईसीपी के बाद वाणिज्य व्यापार के मूल्यों में भारत बांग्लादेश सीमा पर दूसरा सबसे बड़ा व्यापार बिंदु है। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले साल से बांग्लादेश में शुरू हुए अभूतपूर्व अशांति और हिंसा के बावजूद भारत के वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद नहीं हुआ है। बांग्लादेश आमतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न प्रकार की मछलियां, सीमेंट, फूड आइटम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्टील शीट, पीवीसी पाइप, सॉफ्ट ड्रिंक, रेडीमेड गारमेंट्स, मेलामाइन और कॉटन निर्यात करता है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश को क्रश्ड स्टोन, कॉर्न, इंसेंस स्टिक्स, फ्रेश जिंजर, ड्राइड चिलीज, वेजिटेबल सीड्स, स्पाइस और नॉट जैसे उत्पाद निर्यात करता है। हालांकि हाल ही में भारत ने बांग्लादेश से कपड़े सहित कुल 7 महत्वपूर्ण उत्पादों का आयात बंद कर दिया है, जिसका सीधा असर बांग्लादेश की बाजार अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। गलत क्वेश्चन पेपर जारी किए जाने के मामले को लेकर टेट अभ्यर्थियों ने एक बार फिर टीआरबीटी ऑफिस के सामने विरोध किया। उन्होंने टीआरबीटी से इस संबंध में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। टेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और टेंटेटिव आंसर की में गलतियां है। इस मामले को लेकर टेट 1 और टेट 2 के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर टीआरबीटी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। परीक्षा में सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जाने के अलावा गलत प्रश्न पूछे गए थे। इतना ही नहीं, संबंधित अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि एक प्रश्न के कई उत्तर होने के कारण कैंडिडेट्स कंफ्यूजन में पड़ गए थे। 4 मई 2025 আমরা পরীক্ষা দেওয়ার মানে পরীক্ষার হল থেকে মানে বিভিন্ন একটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় যে প্রশ্নতে এরকম কিছু আছে যে একাধিক উত্তর আছে, তারপরে কিছু আছে মানে কোশ্চেনটা আমরা মানে এরকম ভুল হয়েছে যে কোশ্চেনটা দেখে আমরা সঠিকভাবে সেজন্য আনসার দিতে পারিনি। তারপর কিছু কোশ্চেন হয়েছে যে আউট অফ সিলেবাস, হ্যাঁ
তো সেই কারণে আমরা পরীক্ষা দিতে অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তো সেজন্য আমরা টিআরবিটির কাছে সেটার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছি যে যে ভুলগুলি আমরা পেয়েছি এবং প্রপার রিজন দেখিয়ে। अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि गलत प्रश्न पत्र के कारण उन्हें एग्जाम देते समय असमंजस का सामना करना पड़ा। একটা কোশ্চেন আছে এমনও যে একটা প্রশ্নের একাধিক উত্তর আছে, সে কারণে আমরা পরীক্ষার হয়ে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত হই। সেই প্রশ্নগুলি ন্যায্য নাম্বার দেওয়ার জন্য আমরা আবেদন রাখছি টিআরবিটি স্যারের সামনে। আর এমন অনেক কোশ্চেন আছে যেগুলি আছে ব্যাকরণগত ভুলের কারণে আমরা সঠিক উত্তর দিতে পারিনি এবং প্যাসেজেও বিভিন্ন ভুল আছে, যেমন দাড়ি কমার ভুল আছে। এই প্রশ্নগুলি আমরা দাড়ি কমার কারণে আমরা বিভিন্ন উত্তর আমরা ভুল করেছি। এগুলি আমরা ন্যায্য নাম্বার পাওয়ার দাবিতে এখানে টিআরবিটির সামনে হাজির হয়েছি। अभ्यर्थियों ने आज शिकायत की कि परीक्षा में एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। टेट 1 एग्जाम 27 अप्रैल को हुआ और टेट 2 एग्जाम 4 मई को हुआ था। संबंधित अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि बोर्ड द्वारा प्रकाशित टेंटेटिव आंसर की में भी गलतियां थी। संबंधित नौकरी चाहने वालों ने इस पूरे मामले को गहराई से देखने की टीआरबीटी अध्यक्ष को एक याचिका भी सौंपी है। रिपोर्ट न्यूज। भूस्खलन के कारण कोयला शहर के बागाछड़ा गांव का एकमात्र सड़क संपर्क टूट गया है। प्रशासनिक उदासीनता से ग्रामीण नाराज है। कोयला शहर गौरनगर ब्लॉक के देवाचारा एडीसी गांव के वार्ड नंबर 3 के बागाछड़ा गांव के निवासी इस समय बेहद मुश्किल में पड़े हैं। भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण गांव की एकमात्र ईंट वाली सड़क पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वहीं पास में बह रहे बागाछड़ा नदी के अत्यधिक पानी के दबाव के कारण सड़क का एक हिस्सा टूट चुका है। नतीजा यह हुआ कि पिछले एक हफ्ते से गांव में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि छात्र भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बीमार लोगों को हॉस्पिटल ले जाने में मुश्किल हो रही है। किसानों की जमीन और सब्जियों खेत भी जलमग्न हो चुके हैं। पंचायत बागाछड़ा 3 नং वार्ड আমরা গত রবিবার থেকে বৃষ্টি পড়ার কারণে আমরা গাড়ি ঘোড়া ভিতরে স্লিপ পড়ছে, মানুষের বাড়িঘর ভাঙ্গিয়া এটা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় রাস্তার দৈর্ঘ্য আছে 5 কিলোমিটার, এখানে 160 মিটার আছে পাক্কা রাস্তা, বাকি 2 কিলোমিটার মতো আছে সলিং। এই সলিংয়ের উপরে রাস্তার 10 ফুটিয়া আমরা সব কিছু যাতায়াত বন্ধ, ফুলাবান স্কুলে যাইতে পারেন না, কোনো মানুষ টোটালি বার হইতে পারেন না গ্রাম থাকিয়া। स्थानीय गौरनगर ब्लॉक के बीडीओ ने इलाके का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास मरम्मत के लिए कोई फंड नहीं है, इसीलिए ग्रामीण लाचार है और अस्थायी तौर पर खुद ही सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। बीडीओ স্যার আইছে, গতকালকে আইছে, আইয়া তাইনে ভিজিট করিয়া গেছে। তাইনে কইতাছে আমার কাছে তো কোনো ফান্ড নাই, তারা যদি আমরারে ফান্ড দেয় না তাইলে আমরা কি রকম কাজ করব। আমরা চাইতাছি আমরা রাস্তাটা দ্রুত তাড়াতাড়ি করা লাগে। তো এই যে ইটসলিং রাস্তাটা কত কিলোমিটার হইব? ইটসলিং রাস্তা 1.5 কিলোমিটার ইটসলিং রাস্তা আছে। তো আপনাদের গ্রামের এই রাস্তা ছাড়া কি কোনো রাস্তা আছে? না, বিকল্প কোনো রাস্তা নাই। এই রাস্তার উপর কতটা ফ্যামিলি নির্ভর? এখানে প্রায় 70 পরিবারের মতো আছে। তো কতদিন ধরে এই রাস্তার অবস্থা এমন? এই রাস্তার অবস্থা তো আগে তো আসলোই, মোটামুটি একটা চলাফেরা করা যাইতো। এই গত রবিবারের বৃষ্টি থাকিয়া আমরা টোটালি যাতায়াত করতে পারতেছি না। बागाछड़ा के स्थानीय निवासियों ने स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व के मौन भूमिका पर अपना गुस्सा जाहिर किया, जबकि गांव तक जाने वाली एकमात्र सड़क करीब 1 हफ्ते से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। ग्रामीणों ने धमकी दी है कि अगर पहाड़ को काटकर और सुरक्षित दीवार बनाकर सड़क का पुनर्निर्माण नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। राजधानी के महाराजगंज बाजार इलाके में रहस्यमय ग्रेनाइट जैसी वस्तु मिलने से सनसनी फैल चुकी है। यह हैंड ग्रेनाइट फायर सर्विस ऑफिस के सामने से बरामद किया गया। शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे अचानक महाराजगंज बाजार क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महाराजगंज बाजार क्षेत्र के ठीक बगल में फायर डिपार्टमेंट के ब्रांच ऑफिस के सामने एक हैंड ग्रेनेड जैसी वस्तु बरामद की गई। इसकी सूचना तत्काल पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दी गई। হ্যান্ড গ্রেনেডটা কিরকম কি আসবে সেটা আমরা কইতে পারছি। কি অবস্থায় আছে এটা? এখন পিএসএ স্টাফ আছে, এসবি স্টাফ আইছে এবং বোম স্কোয়াডের তারা নাকি খবর দিছে, তারাও আইব, তারা কইতে পারবো জিনিসটা কি আছে। এটা বাকিটা আমরা কইতে পারবো। দেখে কিরকম লাগতেছে? কতদিনের পুরানো? এটা অনেক দিনের পুরানো মনে হইতাছে, কারণ এটার উপরে মাটি টাটি লেগে রয়েছে, মুড়ি চাটি পড়ে রয়েছে। এখন এটা কি অরিজিনালি অ্যাক্টিভ আছে বা ইনঅ্যাক্টিভ এটা আমরা কিছু কইতে পারতাম না। এটা এখানে কিভাবে আছে?
তাও কইতে পারতাম না। জাস্ট আমি যখন ডিউটিতে আইলাম তারপর দেখলাম যে এই জিনিসটা দেখে সেটা আমার কাছে অন্যরকম মনে হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমি খবর দিচ্ছি। এই দিয়ে আমার ডিউটি মনে করছে। থ্যাংক ইউ। स्थानीय लोगों ने बताया कि डर के कारण कोई भी वस्तु के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। এদিকে অটো চালায়, তো একটা গ্যানেট বুমের মতো একটা বের হয়েছে, এটা মনে হয় ড্রাইভারের ড্যামেজ মনে হয়, কেউ এটা ধরছে না। ওই সার্ভিস খবর যে এটা একটু জায়গায় সবাই একটু আতঙ্কের মতো ওই বুমটাকে আতঙ্কে ফুট করি না কি ফুট করি কেউ ভয়ের সামনে না। আমাদের এদিকে অটো চালাই আমরা, দেখে আমরা পড়াশোনার ফায়ার সার্ভিসে খবর দিচ্ছে যে পড়াশোনা যাতে এই জায়গায় একটু নজর থাকে, তুই পড়াশোনা আছে আয়া এটা দেখতাম। জিনিসটা কি এটা? অনেক সারাটা করলো, এটা গ্যানেট বোমের মতো অনেক পুরানো। হ্যাঁ, ড্যামের সুইচ আছে, তবে মানুষের কেউ যাইতেছে না এটা ধরতে। ওই যদি একটু চেক করে নেয় তাহলে মনে হয় একটু ভালো। এখন তো গ্রেনেড পাওয়া গেছে যেটা পিন লিভার নাই, তো ইট ইজ নট মানে এক্সপ্লোসিভ হলেও এটা ইটস নট, দের ইজ নো থ্রেট টু পাবলিক বিকজ ইট ইজ অলরেডি স্প্রিং লিভার খারাপ হয়ে গেছে নাই এটাতে। দ্যাট টু আমরা বিডিডিএস টিম দেখেছি এবং দেখেছি এটা, এবং উই আর টেকিং ইট টু এ সেফার প্লেস, এবং আমরা বার করবো এটা কীভাবে এখানে আসলো এবং মানে হোয়াট টাইপ অফ গ্রেনেড ইট ইজ। এটা আমরা এটা নর্মালি যে গ্রেনেড আছেই, কিন্তু এটা আরও আমরা ফরেন্সিক টিমও ডেকেছি, এখন আরও ফান্ডিং সেটা পরীক্ষা করার পরে দেখতে যাবে। এখন ফার্স্ট প্রায়োরিটি হলো ডিফিউজ করে দেবে। पुलिस पहले तो असमंजस में थी कि ग्रेनेड जैसी यह वस्तु बॉम्ब है या ग्रेनेड। फॉरेंसिक टीम के अधिकारियों ने आकर इसको बरामद किया। इस घटना के बाद पुलिस ने संबंधित क्षेत्र की तलाश शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा में श्याम सुंदर ज्वेलर की 3 ब्रांचेस में 22 अप्रैल से 3 मई तक और कोलकाता में 3 ब्रांचेस में 15 अप्रैल से 3 मई तक अक्षय तृतीया उत्सव मनाया गया। हर खरीदारी पर एक लकी ड्रॉ कूपन शामिल किया गया था। 25 मई को कोलकाता में आयोजित लकी ड्रॉ कूपन के विजेताओं का चयन फेमस क्रिकेटर श्यामबरन बनर्जी ने किया। शुक्रवार को कंपनी हेड रूपक शाह ने त्रिपुरा में विजेताओं को पुरस्कार सौंपा। বিখ্যাত ক্রিকেটার সম্বরণ ব্যানার্জি 3 জন লাকি ড্র উইনারকে বেছে নেন। এই বছরের 3 জন লাকি ড্র উইনার হলেন শ্রীমতী নবনীতা মিত্র, যার কুপন নাম্বার 4395, তিনি কলকাতার বাসিন্দা। শ্রী খোকন দেব, যার কুপন নাম্বার A1774, তিনি আমাদের উদয়পুরের বাসিন্দা। আর শ্রীমতী নমিতা দাস, যার কুপন নাম্বার A1011, তিনি ধর্মনগর ত্রিপুরার বাসিন্দা। তাদের প্রত্যেকেই শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্সের তরফ থেকে জানায় অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। এবং আজকে बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।